अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं रोड डायरीज के एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट एपिसोड को पसंद किया। 2-4 मुझे अच्छी सब्सक्रिप्शंस भी मिल गई और आपके बहुत सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड सजेशंस भी हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी आगे जरूर उनको फॉलो करूंगा। वेल बेसिकली आई वाज वंडरिंग कि सेकंड एपिसोड क्या होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं दे आर मोस्टली यंग। तो जहां यंग की बात आती है तो वहां फिटनेस की बात आती है, जहां फिटनेस की बात आती है उसमें कोचिंग की बात जरूर आती है कि आपको पता हो कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है। तो आई वॉज वंडरिंग कि क्या या कौन होना चाहिए। तो मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया एंड ही इज नन अदर देन माय बेस्टी, माय फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहे। उनको पता है कि जब मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि हु इज ही, उनका नाम है शिराज मलिक जी उर्फ शेजी। आज रोड डायरीज की ये गाड़ी आई है शेजी के घर के बाहर और उनसे पूछेगी, कुछ सजेशंस भी लेगी और कुछ टिप्स भी लेगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिराज मलिक आ चुके हैं और वो इस टाइम दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शिराज आप? ठीक ठाक हैं? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? मैंने तो ठीक हो? देखा पहुंच गए। देखिए जी, मैं दरअसल अपना रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था। स्टार्ट में मैंने लोगों को बताना था कि भाई एग्जैक्टली आज का रीजन क्या है शेजी और शिराज के घर आने का। वेल बेसिकली ये वो शख्सियत है जिसको आपने हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं घूमता रहा हूँ। हम बहुत पुराने बेस्टीज हैं, मेरे जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उन्होंने जरूर चेकआउट किया होगा कि मैं और शेजी हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहे। अब देखेंगे तो डेफिनेटली गोना चेक इट आउट के शेजी हमारे साथ हमेशा रहा है। पहले तो ये बताओ कैसे हो? ठीक ठाक? अच्छा, ये बहुत इनफॉर्मल रहेगा क्योंकि वी आर बेस्टीज, तो मैं कोई भी फॉर्मल नहीं रख रहा। रोड डायरीज कभी भी फॉर्मेलिटी के हवाले से नहीं होगा। अच्छा, मैंने ऑडियंस को बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम यंग लड़कों के लिए जो फिटनेस को लेके बहुत सारी चीजों को लेके सोचते रहते हैं। तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा बंदा नहीं मिला क्योंकि बहुत दफा इसने मुझे भी कोचिंग दी है और बहुत सारी चीजें इसने मुझे भी सिखाई हैं और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और इसके पास बहुत नॉलेज है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो है ना नॉलेज का एक पिटारा है और जब वो पिटारा खोलता है ना तो उसके बाद पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, समझाने के लिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या लगता है एक स्पेसिफिक एज क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करने के लिए? एक्सरसाइज की एज होनी चाहिए तकरीबन 14 to 15 ईयर्स। इसके बाद स्टार्ट करें? इसके बाद से स्टार्ट। तो वो जो सारे बच्चे होते हैं जो पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? नहीं, इसके तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसका तो कोई ऐसा शो नहीं है कि साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करना तो साइड इफेक्ट नहीं, ये तो एक हेल्थी बेनिफिशियल चीज है जो हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और अच्छा है। True. ताकि आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज ना हो। तो कुछ लोग जल्दी करते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का रीजन ये भी होता है जल्दी करने का कि वो लोग कुछ बनना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं। जैसे हर किसी ने अपना एक आइडल बनाया हुआ है। हाँ। जैसे कोई फुटबॉलर को लेके कि हमने भाई मेसी के पैक्स बनाने, रोनाल्डो को के जैसे पैक्स बनाने, तो बस हमने जिम जाना है। तो बेसिकली ऐसी चीज नहीं है कि बंदा जिम जाए सिर्फ पैक्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना। जैसे एक बॉडी बिल्डिंग एक किताब की तरह है, इसके हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आपने इसमें एक अच्छा फ्यूचर बनाना है तो आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ। लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी किताब ये होती है, कभी कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं इसे जरूर पूछता हूँ, वरना ये खुद आ जाता है मुझे बताने के लिए, वकास ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है, अपनी डाइट चेंज कर दो, ब्ला 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 ब्ला। तो ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि कितना अरसा हो गया जिम करते हुए? मुझे काफी अर्सा। इससे इसकी एज पता चल जाएगी। तो ये वो चीज है ना, ओवरलैप करता है। तो वैसे कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन हो गया, असली एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट की वो मैंने 2008 की बात से की। 2008 के बाद इसके पास एक टाइटल भी है। और उससे पहले तकरीबन मैंने 2005 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। ऑलमोस्ट 19 इयर्स ऑफ माय बॉडी बिल्डिंग कैरियर। वाओ, 19 इयर्स, दैट्स अ बिग टाइम पीरियड। अच्छा,
मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक नया बच्चा आता है एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, तो वो कौन सी चीजें हैं जो उसको जिम में ध्यान रखनी पड़ती हैं? क्योंकि जिम में बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतजार में होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आ जाए, उनको गाइडलाइंस दें। कभी कभार वो बन भी जाते हैं और कभी कभार वो फिजिकली खराब भी हो जाते हैं, तो क्या देखना चाहिए उनको पहले? ऐसी बात नहीं कि जब लड़के आते हैं तो जिम वाले उसको गाइडलाइन दे, क्योंकि गाइडलाइन जो है किसी की समझ में नहीं आती। गाइडलाइन वो देता है जो इसमें वेल एक्सपीरियंस्ड हो। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे की खातिर लड़कों को गाइडलाइन देते हैं और इसी के बाद वो लोग अपनी सप्लीमेंट्स जो प्राइवेट बनी होती है या जो 2 नंबर तरीके से मंगा के बेचते हैं, तो वो लोग इसके लिए पब्लिसिटी करना चाहते हैं। तो अगर कोई लड़का आता है जिम में, तो आजकल तो यूट्यूब का दौर है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग को सिखाता नहीं था, बस हम लोग को बोलता था जाओ ये लगाओ वो लगाओ, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब यूट्यूब आ गया, जब 2008 के बाद मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, तो हम लोगों ने तकरीबन नेट से देखा, हम लोगों ने गूगल से पढ़ा कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो आजकल अगर देखा जाए तो बहुत कम ही एजुकेटेड बॉडी बिल्डर्स है जो किसी को सिखाते हैं कि सही चीज आपके लिए क्या है और गलत आपके लिए क्या है। बाकी तो ऐसे ही है कि बस अपनी जेब की तरफ ही ध्यान देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, बात करते हैं रेप्स की और सेट्स की। तो कितने रेप्स होने चाहिए और कितने सेट्स होने चाहिए इनिशियल स्टेजेस में जब आप स्टार्ट ले रहे हो? रेप्स क्या होते हैं और सेट्स क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग और लेटरल बॉडी बिल्डिंग, इसमें फर्क है। अगर आप पास्ट में जाएं तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जमाने में सेट्स 3 होते थे और रेप्स उसकी ज्यादा होती थी। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने इसको सेट्स को बढ़ा दिया रेप्स के साथ। देखने वालों के लिए जरा थोड़ा क्लियर कर दो, रेप्स क्या है और सेट्स क्या है? सेट्स ये कि आपने एक एक्सरसाइज, इसको सेट्स बोलते हैं, एक एक्सरसाइज को आपने 3 बार रिपीट करना है। ठीक है। और एक सेट के बाद आपने 60 सेकंड इसका रेस्ट लेना है। 60 सेकंड से ज्यादा का रेस्ट नहीं। अच्छा। 60 सेकंड हो गया, 90 मिनट्स हो गए। इसके बाद आपने दूसरा रेप्स के लिए, दूसरे सेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है। ताकि आप थोड़ा एनर्जी पकड़ लें इस दौरान। और रेप्स से वो जो आपने रिपीटेशन करना है कि आपने एक सेट में 8 लगाना है, 10 लगाना है, 12 लगाना है, तो ये रेप्स है। तो मैक्सिमम रेप्स जो है वो है 12। ठीक है। और मिनिमम रेप्स जो है वो है 8। अच्छा। 8। और अगर आपने बॉडी बिल्डिंग में अगर आपने पावर गेन करनी है तो पावर गेन करने के लिए आपका रेप्स जो है मिनिमम 4 to 6 है। 4 to 6। 4 to 6 इसलिए कि वो उसमें वेट ज्यादा और रेप्स कम है। ठीक है। और अगर आपने डिप्लीट करना है तो उसके लिए आपके जो है रेप्स 15 to 20 भी होते हैं और 12 to 15 भी होते हैं। अच्छा। तो ये 2 अलग अलग किस्म के फॉर्मेशन है बॉडी बिल्डिंग में। आपने स्ट्रेंथ गेन करनी है, आपने अपनी बॉडी को फिजिक में लेके आना है। ठीक है। तो अच्छा, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में लोगों का जो पानी का इंटेक है वो बहुत कम है। हाँ, पानी और जिम के अंदर जो है आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत लाजमी होता है। तो मुझे ये बताओ कि वो तमाम लोग जो जिम आते हैं और वो बॉटल्स नहीं लाते पानी की, फोकस नहीं करते, तो कितना लाजमी है हाइड्रेटेड रहना जिम के अंदर? असल में ये जो इशू है ये फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी और व्यूअर्स को पसंद नहीं आएगी कि किस तरफ चली जाएगी। फिर हम गर्मी में पानी पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की सख्त जरूरत होती है। हमारे जिस्म से जो पसीने के कतरा निकलता है तो इस एक कतरे पर हमें 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है। और अगर सर्दी की बात है तो सर्दी में हम लोग इतना पंप नहीं होते कि बॉडी को टेम्परेचर पे लाकर हम पसीने निकाले, तो हमें इसकी पानी की रिक्वायरमेंट सर्दी में बहुत कम होती है। अच्छा। हाँ, और वैसे भी सर्दी का ऐसा सिस्टम है कि फिर आपको अगर आपने पानी ज्यादा पी ले तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो अच्छा, मुझे ये बताओ, सर्दी और गर्मियों की बात हो रही है तो अगर एक बंदा है और उसने अच्छी एक फिजिक बनानी है तो उसके लिए कौन सा मौसम ज्यादा सुटेबल है? सर्दियां अच्छी हैं या गर्मियां अच्छी हैं? बॉडी किस मौसम में ज्यादा अच्छा बन सकती है? नहीं, मौसम तो सब एक ही जैसे है। ठीक है। कुछ लोग गर्मियों को फिजिक बनाने का मौसम समझते हैं तो कुछ लोग सर्दियों को फिजिक बनाने का सिस्टम समझते हैं। ट्रू। लेकिन देखा जाए तो इस मुल्क में ज्यादातर कंपटीशन सर्दियों में होते हैं। सर्दियों में होते हैं क्योंकि गर्मी में
लड़के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं डाइट के साथ, फिर आखिर में उन्होंने पानी बंद करना होता है। तो ज्यादातर कंपटीशन जो है ना ये सर्दियों में होते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए ये कोई मसला नहीं है कि आपने सर्दी में अच्छी बॉडी बनानी, गर्मी में अच्छी बॉडी ये एक मिथ है सर, असल में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपने अपनी फिजिक किस तरह बनानी है, कैसे बनानी है। मौसम के इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे ये बताओ कि वो सारे नई नस्ल या नई जो हमारे पास यूथ आ रही है वो क्या करती है कि मैंने भी खुद भी नोट किया, तुमने भी नोट किया होगा कि जब वो जिम आते एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लेते हैं, एक बंदा हैवी डंबल्स उठा रहा है प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर पोस्चर्स के साथ, वो बंदा उसको देखकर उसकी जेलसी में आके उससे ज्यादा हैवी लगाता है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, एकदम से किन चीजों पे काम करना चाहिए ताकि फिर वो उस तरीके से उतने हैवी वेट्स उठा सके? आजकल के लड़के बहुत जोशीले हैं उनमें जोश भी ज्यादा है, फिर उनमें जेलसी असद भी ज्यादा है। अगर वो जिम में किसी लड़के को देख रहे कोई अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी बॉडी है, तो वो भी ये सोचता है कि मैं भी इस तरह बनाऊं। अच्छा। तो वो उस बनाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसी चीजें जिन्हें इग्नोर करके वो दूसरी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं जो उसके फेवर में नहीं है। तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे मशवरे पर कोई अमल नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि इंसान अपने दिल की सुनता है, अपने दिमाग की सुनता है। तो लड़के जैसे भी हैं वो बाद में खुद अपना नुकसान करते हैं। जब उन्हें किसी चीज का पता नहीं है तो वो नुकसान ही करेंगे। तो ऐसे में फिर ये हो सकता है कि जो जैसा कर उसे करने दिया जाए। अगर कोई आपके पास आकर सजेशन, क्या सजेशन देना चाहते हो? सजेशन नहीं दूंगा, सजेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि सजेशन आप देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, तो कोई सजेशन नहीं मानेगा। अगर किसी को दे भी दिया तो शायद वो 1-2 दिन ऐसा कर ले, लेकिन बाद में वो इससे फिर हट जाएगा। अच्छा। तो ये अगर फिर भी कुछ बोलूं तो 3 से 4 महीने उन्हें अपनी ग्रिप बनानी चाहिए, अपनी फॉर्म ठीक करनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने क्योंकि आपको जो मसल लगाना है, आपने जिस जगह लगाना है उसमें सेटअप के लिए आपको टाइम लगता है। तो ये तुम कह रहे हो 3 से 4 महीने, मैंने जिम में नोट किया और आप लोगों ने भी जिम में नोट किया होगा कि कुछ लड़के आते हैं 1 महीने बाद शर्ट उतार के पोज कर रहे होते हैं, तो वो सब इतनी जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं कोई एक्सरसाइज में? 1 महीने में कुछ नहीं होता। 1 महीने में कुछ नहीं होता। तो माइंडेड जो आप लोग कोशिश कर रहे हो ना कि बॉडी बन गई है, अच्छा धूप तेज हो गई है, इट्स गेटिंग वार्मर, तो लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में बॉडी बन जाएंगी, सो नो, ये 3 महीने बाद कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसे बड़ा होने में टाइम लगता है, उसके जो जिस्म के जो मसल्स बिल्डअप करने में टाइम लेते हैं। तो एक्सरसाइज भी ऐसी है। फिर स्टार्टिंग तो 1 महीना कुछ भी नहीं है, तकरीबन बस 1 महीना ऐसा हो जाएगा कि उसे समझने में कुछ आसानी होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो किस तरफ जाता है ये फिर उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत यंग होंगे आजकल, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ये जरा बताओ कि प्री वर्कआउट क्या है, पोस्ट वर्कआउट क्या है, क्रिएटिन क्या है? इन 3 चीजों के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन्स रहती हैं। प्री वर्कआउट 2 किस्म के हैं। कुछ लोग इसे इसलिए यूज करते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज के दौरान जो है फटीग की प्रॉब्लम्स होती है, नींद आती है और वो डिजीनेस फील करते हैं। तो प्री वर्कआउट में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैफीन। ठीक है। कुछ लोग प्री वर्कआउट में कॉफी पी लेते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी या मिल्क कॉफी, ये फर्क नहीं पड़ता, बस कॉफी बीन्स तो कॉफी बीन्स है ना, वो आप मिल्क पी ले या ब्लैक पी ले। तो इससे कॉफी से ये होता है कि आपको अलर्टनेस मिलती है, ठीक है, आपको नींद नहीं आती, तो फोकस्ड रहता है, फोकस रहता है। और फिर उसके साथ में उसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स की इंग्रेडिएंट्स होती है जो वो उसको तकरीबन इस तरह के, जैसे वो हर शख्स ऐसा लगा रहा है जैसे उसकी इतनी पावर नहीं है, उस पावर किसी और चीज की, बस वो इस्तेमाल करके लगा रहे, तो एनर्जी उसकी रहती है, उसको पावर मिलती है, उसको फोकस मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है इसको। और इंट्रा वर्कआउट भी एक चीज है, प्री और पोस्ट तो एक इंट्रा वर्कआउट भी। इंट्रा वर्कआउट है, ये एनर्जी बूस्टर है, ठीक है, एनर्जी के लिए। जैसे आप हर सेट मारते हैं, हर सेट के बाद आपका एनर्जी लेवल नीचे आता है। जिस तरह आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्ज के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो हर मिनट बाद वो मोबाइल चार्ज आपका बैटरी नीचे होती है। तो इसी तरह से एक्सरसाइज के दौरान भी आपकी एनर्जी, आपका जो बीपी लेवल है वो आस्ते से नीचे आता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ लोग
ये आसान तरीका है, न्यूट्रिशन आसान तरीका है ना, तो कुछ लोग खा नहीं सकते तो ये चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर रही बात प्री पोस्ट वर्कआउट की, तो पोस्ट वर्कआउट लोग रिकवरी के लिए लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज में आपकी चीजें आपसे मिस हो गई हैं, जो आपकी बॉडी से निकल गई हैं, फिर ये आपके लिए बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज के बाद भी उसे रिकवर करने के लिए एक मील दें। ठीक है। कुछ लोग पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन के साथ प्रोटीन का स्कूप लेते हैं। अच्छा। प्रोटीन पाउडर स्कूप लेते हैं। और कुछ लोग घर जाते जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो 2 और 3 अंडे खा लेते हैं। अच्छा, वो तमाम लोग जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? सबसे अच्छा प्रोटीन कौन से ब्रांड का है? सबसे अच्छा अगर आप खरीद रहे हो तो सबसे कहाँ जाना चाहिए? सबसे अच्छा प्रोटीन जो अब तक टॉप पर है पिछले कोई 30, 35, 40 सालों से, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड का वे प्रोटीन। गोल्ड स्टैंडर्ड का वे प्रोटीन मैं यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए वो बार में डाल भी दूंगा और उसकी तस्वीर भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि हम बात करते हैं डाइट की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भूखा रहना इज डाइटिंग, जो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में है या जो जैसे वेट लॉस कर रहे हैं। क्या डाइट कैसे होनी चाहिए? डाइट तो डिपेंड करता है। एक बात जरूर बताऊंगा मैं, इसकी डाइट बहुत अच्छी है। ही इज वेरी गुड इन डाइटिंग, माशाल्लाह से। ये फिश भी लेता है, ये चिकन भी यूज करता है। ही इज टेकिंग पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। तो क्योंकि मैं इसके साथ मोस्टली ज्यादा रहता हूँ जब व्हेन ही इज परचेजिंग समथिंग। तो सही तरीके की सजेशन दो कि क्या एक प्रॉपर डाइट हो सकती है जिसमें वेट भी लूज हो, गेन भी हो प्रॉपर तरीके से और बिल्डअप अच्छा हो जाएगा। इस मामले में तो मैं सबसे पहले एक चीज बोलूंगा जो आपने अवॉइड करनी है, वो है शुगर। शुगर अवॉइड करनी है। शुगर अवॉइड करनी है। ठीक है। आप जितना शुगर अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है। आपको इशू होगी या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या दूसरी कार्ब्स नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो वो आपका शुगर है। शुगर ऐसा है कि ये आपके जो फैट सेल्स होते हैं ना, ये इसमें स्टोर हो जाता है। और आपका जो ऑयल है वो डिफरेंट तरीके है। आपके जो बॉडी की जो आर्टरीज है ना, ऑयल इसके लिए बहुत बेस्ट है। आपकी स्किन के लिए ऑयल बहुत बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल अच्छा नहीं है। ऑयल तो अच्छा है लेकिन इसमें हेल्थी ऑयल्स भी है, लाइक ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। ऑलिव ऑयल कौन सा अच्छा है? ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये ठीक है। और बाकी चीजें तो ये कि अगर आपने वेट गेन करना तो आपको डेली इनटेक कैलोरी अपने वेट के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने वेट लॉस करना है तो अपने कैलोरीज को भी डिप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने फैट और प्रोटीन के बारे में लाजमी पढ़ना है कि ये है क्या चीज है। तो हमने फिट कैसे रखना है। अगर आपका फैट लेवल ज्यादा है तो आपको प्रोटीन फिर ज्यादा लेनी पड़ेगी ताकि आपके प्रोटीन लेवल हाई हो जाए और फैट लेवल कम हो जाए ताकि आपकी बॉडी लीन हो जाए। ठीक है। अगर कुछ लोग भूखा रहते हैं, खाते पीते नहीं है, वो समझते हैं कि हमारा वेट लॉस हो रहा है। असल में उनका वेट लॉस हो रहा है लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा। फैट लॉस और वेट लॉस कॉन्सेप्ट नहीं पता ना लोगों को कि वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। वो हमारे अंदर ना एक डिफरेंशिएशन नहीं आती है। वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल। तो फैट लॉस ज्यादा बेहतर है वेट लॉस के मुकाबले में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में फिर लोग बोलते हैं कि हमने तो फैट लॉस करना था, हमसे वेट लॉस हो गया, तो हमें ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को पहले देखनी पड़ेगी कि आपने जिम जाना है, आपने डाइट करनी है, आपने अपने आप को किस तरह बनाना है, आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को ग्रो करना है या अपनी बॉडी को आपने डिप्लीट करना है। ठीक। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलो, थैंक यू सो वेरी मच शेजी। और थोड़ा सा इनफॉर्मल हमारी डिस्कशन रही है और अगर आप लोगों को मेरे आज का एपिसोड अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा। हम दोबारा से इसको इनवाइट करेंगे अपने अपकमिंग एपिसोड्स में। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी डिस्कस नहीं हुई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं जब मेरा एपिसोड स्टार्ट हुआ तो इतनी धूप नहीं थी, लेकिन अभी मुझे जो है ना धूप ने पूरा कवर कर दिया है और पीछे से भी ब्राइटनेस बहुत आ रही है। सो लेट्स सी कि हाउ आई एम गोना डील विद द एडिटिंग। और थैंक यू सो वेरी मच शेजी कि अपने एक्सपीरियंसेस मेरे व्यूअर्स के साथ तुमने शेयर किया। आपको भी शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। नहीं, ऑलवेज हार्टेडली। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो डू ड्रॉप द मैसेज इन अ कमेंट एरिया, ताकि मैं अपनी इस
रोड डायरीज के साथ आपके सामने आपके पास हाजिर हो जाऊं और आपको भी हम रिकॉर्ड करें, आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। कोई भी एक्सपीरियंस आप अपना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वेदर इट्स अ हॉन्टेड स्टोरी, वेदर इट्स योर अचीवमेंट और कुछ भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सिंपल आपने ये काम करना होगा कि आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम शेयर करना होगा और उसके बाद फिर हम आपसे पर्सनली आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड वी विल बी देयर और इंशाल्लाह ताला आपके साथ And one more thing, don't forget to subscribe this channel. थैंक यू सो वेरी मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि रोड डायरीज इस वक्त बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आएगा। 1.5 महीने की छुट्टियां चल रही हैं, सो आई थॉट कि मैं सुबह सुबह जो है बहुत सारी चीजें अच्छी रिकॉर्ड करूं। इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीजें भी होंगी, नई नई जगहों पे भी हम जाएंगे। रोड डायरीज सिर्फ आपको रोड के हद तक नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला कुछ और जगहों पे भी हम जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, शेज़े को याद रखिएगा। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर बहुत किया। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। फिर आपसे मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 3 में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।